हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूर्य और आप सुन रहे हैं द तपस्वी हिंदी धाम यूट्यूब चैनल पर कहानियों का संग्रह। और हम आज लेके आए हैं मन्नू भंडारी जी की लिखित आपका बंटी उपन्यास को। इसको हम कई खंडों में सुनेंगे और इस उपन्यास का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई हैं। पूरी तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में नहीं निकलना। हाँ, फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाँह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास हटा लिया। एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर हैं। और फिर वे सचमुच ही दूर हो गईं। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची, तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी, तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह झटक देता। मम्मी के कमरे के कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर वह बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हूँ। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं, क्योंकि यूँ सख्त चेहरा लिए डांटती हैं। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। हाँ, वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियाँ, कॉलेज के ढेर सारे काम, छोटी छोटी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक चेहरे पर वह रहता है चुपचाप, सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती हैं, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए, मम्मी तो वहाँ रहती ही नहीं। रहती हैं बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं।
और अगर कोई नहीं रहता है तो वो है केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है कि मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देंगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियाँ जिनके पीछे से सूरज निकलकर डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाऊं हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। पर कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है। बस किसी को बताना नहीं और चलता जाए तो पहुंच ही जा सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो? बाप रे, मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देती हैं। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साथियों की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है, अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिन कर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधों की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलती हैं। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियाँ और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथों में झाड़ू लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वो कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ये लो और सुनो। यह कहानी कहने सुनने का बखत है? काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सोच रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वो डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था ना? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेष धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे। वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा कर देखें, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा या क्या? फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए? फूफी खड़ी हंस रही थी।
बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं। फिर वही गंदी बात कर रही हो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेंप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है। मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देखो मम्मी, ये फूफी। और मम्मी कहती हैं फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती हैं, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी वो अभी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती हैं। उस समय फूफी के सामने और माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूँ उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज़ कहानी सुनाती हैं, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल चलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर या फिर निकाह कर लेगा? हटाओ, बुढ़िया को बोर करती है। दत्त, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सों देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती। उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया, पर कौन, यह वह न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और सब कुछ समझ में नहीं आता तो मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला? तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें। नहीं, अपने आप नहाऊंगा। बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाते हुए फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं सूट, गोड़ी से उड़ा दूंगा। हाँ, याद रखना। बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज होता तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं कि मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता जैसे लाट साहब। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखाकर इतना इतरा रहा था, वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उनका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर, खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट आए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले, उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसने अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा,
ऐसी लाट साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है। कहने दो, कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट जाऊंगा, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया है। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए, न भीतर को जाते बनता न लौटते। कौन बंटी, आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। हैं, आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक, जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नों के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा। कैसा डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं है। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ, हार रहा है तो कैसा भागने लगता। जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटियों को इधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू, खिसियाई सी सन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई आठ आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नज़रों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीज़ें तो खूब भेजते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमज़ोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुपचाप बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? न चाहते हुए बंटी पूछ बैठा। तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का? मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? तेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर अब कहीं अपमानित हो गया। ठाएं ठाएं, वो बंदूक में निशाने लगाते हुए हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वो तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं? करेगा कोई से ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पें बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ पीटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वो ऐसी बात करता मम्मी का चेहरा न जाने कैसा कैसा हो जाता। उसे डर सा लगने लगा है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे
अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है।